हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। बीएससी फर्स्ट ईयर की ही यूनिट थर्ड को कंटिन्यू करते हैं। वो आज या फिर कल तक ख़त्म हो जाएगी। तो उसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वो है स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ मॉडरेटर। मॉडरेटर्स क्या होते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं मंदक। इस टॉपिक का नाम क्या है, न्यूट्रॉनों की गति को कम करना किससे, मंदक के द्वारा। आपको पता है ये मॉडरेटर्स क्या है। मॉडरेटर्स किस काम आते हैं कि जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं यूरेनियम फ्यूजन से, या फिर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है, या फिर जो भट्टियाँ हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उनके बीच में जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उनकी रिएक्शन से, जैसे कि ये आपको पता होगा। एक सेकंड, पहले टॉपिक का नाम लिख दूँ, स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ मॉडरेटर। मॉडरेटर से किसी भी न्यूट्रॉन की गति को कम करना, वो क्या कहलाता है, न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। और जिस मैटर से कम किया जाता है या जिस पदार्थ से कम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मंदक या फिर मॉडरेटर। अब वो न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं, जैसे कि यूरेनियम फिजन मान लो 230 आई थिंक 38 होता है, वो बेरियम 39 होता है, प्लस क्रिप्टोन, एक सेकेंड, 3689 56 144 प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, प्लस कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ये वाले सेम है, इसको कैलकुलेट करके देख लो कितना होता है, 90 हो गया और 236। ठीक है, तो इतना होता है यूरेनियम का। तो ये देखो, ये क्या है, यूरेनियम का विखंडन है। जब यूरेनियम का विखंडन होता है, फ्यूजन होता है, तो यूरेनियम किस में डिवाइड हो जाता है, किस में बढ़ जाता है, बेरियम क्रिप्टोन में, और उसमें 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इनकी वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इन्हीं न्यूट्रॉन्स की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण, अब देखो ये क्यों इसके बीच में विखंडित होता है, इसका रीज़न क्या है, इसके टूटने का रीज़न, क्योंकि देखो यहाँ पर इसके परमाणु क्रमांक के कंपैरिजन में न्यूट्रॉनों की संख्या यानी कि बहुत ज़्यादा है, और यूरेनियम बहुत बड़ा एटम होने के कारण अस्थायी हो जाता है। तो स्थायी होने के कारण ये क्या, इन दोनों के बीच में टूट जाता है या फिर उसका विखंडन हो जाता है। तो जैसे ही विखंडन होता है तो बेरियम क्रिप्टॉन के साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं और प्लस एनर्जी मिल रही है। ये जो एनर्जी होती है इसी का यूज़ किया जाता है बॉम्ब बनाने में। ठीक है, और ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स के भी टाइप है, जैसे प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन या फिर डिलेड न्यूट्रॉन्स। अब ये जो एनर्जी है ये बॉम्ब बनाने में यूज़ किया जाता है, और ये जो न्यूट्रॉन्स है इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा आने के कारण ये न्यूट्रॉन्स क्या है, इस एनर्जी को यूज़ करने लगते हैं। तो जिससे क्या है, जो हमारा मेन पर्पस था यूरेनियम का फिजन करा करके जो एनर्जी मिल रही है उससे बॉम्ब बनाने के लिए किया जाता है, और इसके बहुत कम अमाउंट से बड़ा ब्लास्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो आपकी आई थिंक बीएससी फाइनल ईयर में है ये वाला आपके टॉपिक, तो उसमें आएगा कि कितनी कम क्वांटिटी से भी कितना बड़ा ब्लास्ट किया जा सकता है इस यूरेनियम से। तो इस एनर्जी से जो बॉम्ब बना रहे हैं उसी एनर्जी को ये न्यूट्रॉन्स यूज कर रहे हैं। तो जो मेन पर्पस था वो तो पूरा नहीं हो पाया ना, इसीलिए इन न्यूट्रॉनों की गति को कम किया जाता है। इन वेलोसिटी को, इन न्यूट्रॉन्स को कम करने के लिए जिस मैटर का यूज़ किया जाता है, जिस पदार्थ का यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मंदक या फिर मॉडरेटर। ठीक है, अब ये मंदक क्या करते हैं, इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी है कि जो ये न्यूट्रॉन का आणविक मास है, मान लो मैंने न्यूट्रॉन का मास m1 लिया, उसी मास के बराबर के ही मास के इक्वल का मास मॉडरेटर का होना चाहिए। और मॉडरेटर का मास इक्वल कैसे होना चाहिए, जब हम टॉपिक करेंगे, तब हम जब केस लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये वाली चीज़ इक्वल क्यों होनी चाहिए। अगर ये इक्वल होगा तभी जो फाइनल एनर्जी है न्यूट्रॉन्स की वो जीरो होगी, और हमारा एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। एनर्जी जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो। यही काम करवाना है हमें मॉडरेटर से, तो वो इसका पर्पस पूरा हो जाता है। तो ये इक्वल कैसे आने चाहिए या क्यों आने चाहिए, ये जब हम टॉपिक करेंगे तब पता चलेगा। तो मॉडरेटर्स के भी अलग अलग टाइप है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस, हैवी वाटर, ग्रेफाइट एंड सो ऑन। मतलब काफ़ी टाइप के मॉडरेटर्स होते हैं, जिसमें से ये जो हाइड्रोजन है ये कैसा है, गैसियस फॉर्म में है। गैस होने के कारण
जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होंगे हाइड्रोजन के, हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि गैस है, वो मूव करेगी जिस भी वैसल में होगी। तो ये जो न्यूट्रॉन्स के साथ टक्कर करवा करके उनकी मोशन को कम करने का काम है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हाइड्रोजन का यूज़ कम किया जाता है। ग्रेफाइट रोड्स और DTO या फिर बाकी के जो मॉडरेटर्स हैं उनका यूज़ किया जाता है, किसकी फॉर्म में, मॉडरेटर की फॉर्म में। तो मॉडरेटर का यूज़ क्या है वो आपको पता चला, क्यों किया जाता है, क्योंकि यूरेनियम हैवी मॉलिक्यूल होने के कारण, हैवी होने के कारण अस्थायी हो जाता है, अस्थायी होने के कारण ये फ्यूजन हो जाता है इसका बेरियम और क्रिप्टॉन में, प्लस 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं और कुछ एनर्जी मिलती है। ये जो एनर्जी है वो बॉम्ब बनाने में यूज़ किया जाता है। और न्यूट्रॉन्स के भी अलग अलग टाइप है और इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, इस एनर्जी को यूज़ करने लग जाते हैं। अब जो मेन पर्पस था बॉम्ब बनाना वो ही नहीं कंप्लीट हो पाया, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इन न्यूट्रॉन्स की वेलोसिटी को कम करने के लिए मॉडरेटर्स का यूज़ किया जाता है। अगर ये न्यूट्रॉन्स की वेलोसिटी ही ज़ीरो हो गई, वो मूव ही नहीं कर रहे, किसी से टकरा ही नहीं रहे हैं, तो एनर्जी का यूज़ ही नहीं होगा ना, तो उससे क्या बॉम्ब बनाने में जो मेन पर्पस था वो पूरा हो जाता है। तो ये हुआ हमारा मॉडरेटर, और मॉडरेटर के टाइप भी कौन कौन से हैं। तो अभी हम करते हैं कि ये जो मॉडरेटर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो हम क्या मान लेते हैं कि यूरेनियम फ्यूजन से या किसी भी रिएक्शन से न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन्स बने हैं, मान लिया कि उस पार्टिकल का मास मान लिया m1। मैंने यहाँ पर न्यूट्रॉन नील कह करके मैंने कहा है कि जिस कण की गति को हमें कम करना है उसको क्या बोल रहे हैं, m1। इसको बोल दिया कि जिस पार्टिकल की मोशन को हमें कम करना है, स्लो डाउन करना है वेलोसिटी को, उसका मास मैंने मान लिया m1 और मान लिया कि वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो मैं मान लेती हूँ m2 मास का कोई मॉडरेटर है, m2 मास का कोई मंदक है, वो क्या है, वो पहले क्या है, स्टेबल पड़ा है, स्थिर खड़ा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब ये देख लो, मैंने आपको 3 टाइप की कोलिजन करवाई थी, हेड ऑन, ऑब्लिक और इनइलास्टिक। तो ये ऑब्लिक में भी कर सकते हैं और हेड ऑन में भी कर सकते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया, m1 मास का, लैब फ्रेम में मैं u1 और u2 ले रही हूँ, v1 v2 लूंगी, और cm में मैं मान लूंगी कि u1 डैश, u2 डैश, v2 डैश एंड v1 डैश है, ठीक है। तो ये वाली नोटेशन cm फ्रेम में हम यूज़ कर लेंगे और लैब फ्रेम में हम क्या कर लेंगे, u1 u2 v1 एंड v2, ठीक है। यही यूज़ कर रहे हैं बार बार, ये 2 ऐसे ही है। तो मैंने क्या मान लिया कि m1 मास का कोई पार्टिकल है जो u1 वेलोसिटी से, v1 जो है वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है उससे मूव कर रहा है, तो इसकी मोशन को स्लो डाउन करने के लिए हम मंदक का यूज़ कर रहे हैं। वो मंदक क्या है वो मैंने आपको बता दिया। मंदक का मास मैंने मान लिया m2 और मान लिया कि वो मंदक क्या स्थिर पड़ा है और ये जो हाई वेलोसिटी से आ रहा है वो इसके साथ टकराएगा। तो जैसे ही टकराएगा तो क्या होता है कि ये जो m1 मास वाला पार्टिकल है, टकराने के बाद v1, वो मैंने मान लिया कि वो तो हो गया स्थिर, हमें क्या करना है, इसकी वेलोसिटी को कम करना है, स्लो डाउन नहीं करवाना है इसे। तो मान लिया कि ये खुद तो रुक गया और ये जो मॉडरेटर था वो क्या v2 वेलोसिटी से मूव करने लग गया। अब जरूरी नहीं है कि इसी तरीके की टक्कर हो सकता है ऑब्लिक हो, तो वो अलग बात है, मैं इस केस से दिखा रही हूँ, ठीक है। और मैंने क्या मान लिया कि cm फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटीज मान ली u1 डैश, u2 डैश, v1 डैश एंड v2 डैश। तो देखो हमें पता है कि VCM की वैल्यू क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 ओवर में m1 प्लस m2, यही है। और u2 हमारे पास क्या है, 0। हमने क्या लिया, मॉडरेटर कैसा है, जो रेस्ट में पड़ा है। अगर u2 0 है तो इसका मतलब VCM क्या आया हमारे पास, m1 u1 ओवर में m1 प्लस m2। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से पड़ता ही है कि u डैश क्या हो जाता है, u माइनस VCM। यही है गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। मैं इसको GTE लिख देती हूँ, GT इक्वेशन, गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। आप पूरा लिखना, ठीक है। अगर ये वाला ये है तो इसका मतलब क्या है, u1 डैश इज इक्वल्स टू u1 माइनस VCM होगा एंड u2 डैश किसके इक्वल हो जाएगा, u2 माइनस VCM के। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, पूरी को 2 दे दो, यानी कि ऊपर वाली 2 है, नीचे वाली 2 है, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ से क्या बना, तो u1 डैश क्या हो जाएगा, u1 माइनस
यहाँ पे लिख दो बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो u1 किसके इक्वल है, u1 माइनस VCM। VCM क्या है, m1 u1 ओवर में m1 प्लस m2, यानी कि u1 डैश की वैल्यू क्या आई, m1 प्लस m2। मैं u1 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, एलसीएम ले रही हूँ, तो माइनस का m1 u1 ओवर में m1 प्लस m2। मैंने क्या किया यहाँ पर, पहले मैं मल्टीप्लाई में लिख रही थी, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ही लिख दिया। तो ये दो टर्म्स तो हो गई कैंसिल, m1 u1 से m1 u1 कैंसिल। तो u1 डैश की वैल्यू क्या आई मेरे पास, m2 u1 ओवर में m1 प्लस m2। इसको आपको इक्वेशन दे दो 3e। अगर आपने कोलिजन वाला ढंग से टॉपिक करा तो आपको पता होगा कि जब भी हम सीएम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में u1 डैश u2 डैश v1 डैश v2 डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये वाले स्टेप्स तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही आ रहे हैं हर किसी टॉपिक में, चाहे वो ओब्लिक थी, चाहे वो इनइलास्टिक कोलिजन थी, और चाहे इलास्टिक थी, दोनों टाइप में से। तो ये तो सब में आ रहा था। सिमिलरली हम u2 डैश निकाल देते हैं। u2 डैश किसके इक्वल हो जाएगा, u2 माइनस VCM के। u2 की वैल्यू मेरे पास 0 पड़ी है, तो u2 डैश किसके इक्वल हुआ, VCM की भी 1 में पड़ी है, m1 u1 ओवर में m1 प्लस m2। नेगेटिव VCM था तो मैंने वो लिख दिया, तो इसको लिख दो 3b। अब अगर आपने कल वाला लेक्चर ढंग से किया है तो आपको पता होगा कि मैंने ये इलास्टिक कोलिजन दिखाई है। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि मैंने जितनी बार भी कोलिजन निकाली है तो मैंने v1 डैश को किसके इक्वल माना है, u1 डैश के माना, तो क्या एंड रिजल्ट आया ही था, एंड u2 डैश इज इक्वल्स टू v2 डैश, ये हर बार आया ही है। तो इसका मतलब मेरे पास इक्वेशन 3a से u1 डैश की वैल्यू पड़ी है, तो इसको अगर मैं यूज करूं तो मेरे पास v1 डैश की वैल्यू क्या आ सकती है। तो देखो v1 डैश का भी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रही हूँ, वो किसके इक्वल आ जाएगा, u1 डैश के। आप चाहो तो यहाँ पर ये जो मैंने लीनियर में दिखाया है आप इसको ओब्लिक में भी दिखा सकते हो, ठीक है। ओब्लिक में दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, ओब्लिक में दिखाओगे तो इस तरीके से m1 m2 u1 से जा रहा है और u2 इज इक्वल्स टू 0 है, लैब फ्रेम में है। तो आप क्या करोगे, एक तो यूं जा रहा है और एक यूं जा रहा है। ये एंगल हमने कल भी θ1 θ2 लिए थे, तो m2 ले लो, इसको चलो m1 ले लो, u1 इज इक्वल्स टू v1 इज इक्वल्स टू 0, और इधर ले लो m2 और ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है। ये आपकी बुक में वैसे इससे दिखाया होगा ओब्लिक से, तो आप ओब्लिक से ही दिखा देना, ठीक है। तो ये तो मैंने लैब फ्रेम में दिखा दिया, और सीएम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किस तरीके का था, कल ओब्लिक वाला करा ही है। तो यूं एक पार्टिकल आ रहा है, एक ये रहा, इसका तो 0 ही है, तो ये चल ही नहीं था। m2 m1 u1, तो यूं आकर के एक यूं चला गया और एक क्या यूं चला गया, और थीटा एंगल बना रहा था। इसका v2 ले लो, डैश में है ये सारे, यानी कि ये हो गया m2 और ये क्या हुआ v1 डैश इज इक्वल्स टू 0, ये क्या m1। आपकी बुक में ये दो दिखा रखे हैं, तो आप भी ये दो शो कर देना। ये तो मैंने आपको कल बताया, तो उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना तो बिल्कुल इजी है। तो ये तो मैंने सीएम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ले दिया, ये लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ले दिया। तो ओब्लिक कोलिजन से ही कल ये वाला रिजल्ट आया था। तो इसका मतलब क्या है, ये किसके इक्वल आया, इक्वेशन 3a से m2 u1 ओवर में m1 प्लस m2। सिमिलरली हमारे पास एक रिजल्ट और आया था, v2 डैश किसके इक्वल आया था, u2 डैश के। मैं मैग्नीट्यूड ले रही हूँ तो नेगेटिव साइन को कंसीडर ही नहीं करती, तो m1 u1 ओवर में m1 प्लस m2। ये तो हो गई हमारे पास v1, ये डैश में है v1 डैश और v2 डैश की वैल्यू। आप डायग्राम ये वाले ही दिखा देना, ये दो, ये वाला मत दिखाना। ठीक है, लैब फ्रेम में भी यही था और सीएम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी ऐसा ही डायग्राम बनाया था। तो देखो फिर क्या हुआ, इसका मतलब मेरे पास दो वैल्यूज दोनों निकल चुकी हैं। अब देखो गेनेलियन ट्रांसफॉर्मेशन अगर ये होता है u डैश इज इक्वल्स टू u माइनस VCM, देन v डैश इज इक्वल्स टू v माइनस VCM भी होगा,
ये वाला गिलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, तो ये भी गिलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ही है। इसका मतलब क्या हुआ, v1 डैश इज इक्वल्स टू v1 माइनस VCM, ये भी गिलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ही है। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है, हमारे पास एक और गिलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ चुकी है, v1 डैश इज इक्वल्स टू v1 माइनस VCM। हमारे पास v1 डैश की वैल्यू पड़ी है, VCM की वैल्यू भी हमारे पास पड़ी है इस वाली इक्वेशन में, ये रही, ठीक है। v1 डैश VCM दोनों की वैल्यू पड़ी है, और हमें क्या निकालना है कि जब मैंने यहाँ पर शो करा था v2 तो हमारा 0 हो गया था, पहले हमारा u2 0 था, सॉरी v2 तो 0 नहीं था, v1 0 था, v1 तो 0 था। हमें क्या निकालना है, v1 हमने क्या लिया था, मास m1 का पार्टिकल, m1 मास वाला पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी को हमें स्लो डाउन करना है, उसी की वैल्यू निकालनी है। मतलब हमें बेसिकली v1 की वैल्यू चाहिए, तो v1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ सकती है, v1 इज इक्वल्स टू v1 डैश प्लस VCM। v1 है क्या, उस पार्टिकल की वेलोसिटी टकराने के बाद जिसकी मोशन को हमें क्या करना है, स्लो डाउन करवाना है, तो मैंने v1 डैश की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास VCM की वैल्यू पड़ी है, और इसको नंबर दे दो 4, इसको दे दो 5th, फर्स्ट एंड फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट में मेरे पास v1 की वैल्यू पड़ी है, v1 डैश की, तो ये वैल्यूज को हम यूज करते हैं। तो v1 डैश अगर ऐसा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, v1 का स्क्वायर v1 डैश प्लस VCM के होल स्क्वायर के भी इक्वल होगा, दोनों साइड मैंने स्क्वायर ली थी, और फिर वैल्यू पुट करना, तो v1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 डैश का स्क्वायर प्लस VCM का स्क्वायर प्लस 2v1 डैश VCM, यही आएगा। इसको एक बार छोड़ दो, ठीक है। ये देखो ये दोनों क्या वेक्टर्स हैं, तो v1 डैश और VCM का जो करेंगे तो यहाँ पर एक cos थीटा साथ में आ जाएगा, क्योंकि v1 दोनों वेलोसिटीज क्या है, वेक्टर है। तो देखो ये वाले जो है ना, अभी लिखना है यहाँ पर, यहाँ लिख दो स्क्वायर करने पर, और यहाँ लिख दो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट और फोर्थ से मेरे पास वैल्यू है, मैंने cos थीटा क्यों लिया है, क्योंकि v1 और VCM के बीच में एक एंगल बनेगा, और दोनों वेक्टर प्रोडक्ट है, और इनके बीच में क्या डॉट होगा, डॉट को खोलते हैं तो क्या आ जाता है, cos थीटा आ जाता है, ठीक है। तो v1 का स्क्वायर किसके इक्वल आया, v1 डैश की वैल्यू मेरे पास पड़ी है m2u1 ओवर में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, प्लस VCM की वैल्यू क्या है, m1u1 ओवर में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस 2 v1 डैश की m1u1 ओवर में m1 प्लस m2, और VCM की क्या है, m1u1 ओवर में m1 प्लस m2 इंटू cos थीटा, यही आएगा। तो यहाँ से देखो m1 ओवर में m2 का 1 ओवर में m1 ओवर में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी बन रहा है 1 ओवर में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बन रहा है m1 प्लस m2 इंटू m1 प्लस m2। तो मैं ये टर्म कॉमन ले देती हूँ, तो v1 का स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर क्यों किया था ये आपको आगे पता चलेगा, तो क्या आएगा 1 ओवर में m1 प्लस m2 का स्क्वायर, मैंने होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। एक चीज और कॉमन आ सकती है, देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, यहाँ पर देखो क्या u1 स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो u1 स्क्वायर u1 इंटू u1 यानी कि u1 स्क्वायर, तो u1 स्क्वायर भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं u1 स्क्वायर भी साथ में कॉमन ले रही हूँ। इधर क्या बचा, m2 का स्क्वायर प्लस m1 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 इंटू cos थीटा, तो जो टर्म्स बची वो लिख दिया, m2 का स्क्वायर प्लस m1 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 इंटू cos थीटा। तो देखो यहाँ से मैं इस इक्वेशन को यूँ लिख सकती हूँ, v1 का स्क्वायर ओवर में u1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ओवर में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस
2m1m2 इंटू कॉस थीटा। मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ ये जो u1 था इसको मैंने इसके डिवाइड में भेज दिया u1 के स्क्वायर का। तो देखो मुझे क्या निकालना है, उसकी मोशन को स्लो डाउन करना है। मोशन स्लो डाउन होगी यानी कि वेलोसिटी जो है कम हो रही है। अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि E इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। मैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी ही कम करनी है बेसिकली। तो मुझे वी स्क्वायर करने का रीज़न भी यही था कि यहाँ पर मैं कुछ एनर्जी की फॉर्म में इसको ला सकूँ। तो एनर्जी लाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ये दोनों v1 में है तो मैं हाफ m1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाफ m1 से हाफ m1 कैंसिल हो जाएगा, बनेगी तो वही टर्म। तो ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये अब एनर्जी की फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे वो जो बचा है वही पड़ा रहने दो। 1 में m1 प्लस m2 का स्क्वायर इंटू m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 इंटू कोस थीटा। सिंपल सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या बन चुकी है, EF ओवर में EI। अब EF ओवर में EI क्या है, U1 क्या था, पार्टिकल की तब वेलोसिटी थी जब वो टकराया नहीं है, मतलब EI का मतलब क्या है, इनिशियल एनर्जी। I मतलब इनिशियल मतलब प्रारंभिक एनर्जी, और V1 क्या था, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी हुई। तो VF यानी कि EF यानी कि फाइनल एनर्जी, एनर्जी ही बनी है। तो मैं EF ओवर में EI लिख दूँ, तो वो किसके इक्वल आया, m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 इंटू कोस थीटा ओवर में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। यही बना। अब देखो मैंने जब टॉपिक स्टार्ट करवाया था मॉडरेटर की, जब मैंने डेफिनेशन बताई थी तो मैंने एक लाइन बोली थी कि जो मॉडरेटर है, मंदक है, उसका आणविक द्रव्यमान वैसा ही होना चाहिए जैसा कि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, m1 मैंने न्यूट्रॉन की मास को शो करा है। हम टॉपिक का नाम क्या कर रहे हैं, स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन इन अ मॉडरेटर, मतलब न्यूट्रॉनों की गति को मंदक के द्वारा कम करना या मंदक पदार्थ से गुजार करके उसकी मोशन को स्लो डाउन करना। तो मैं क्या करूँगी, मैंने ये बोला था कि जो मॉडरेटर है उसका आणविक द्रव्यमान कैसा होना चाहिए, न्यूट्रॉन के आणविक द्रव्यमान के इक्वल होना चाहिए, यानी कि m1 और m2 के इक्वल होना चाहिए। और मैंने बोला था जब हम टॉपिक करेंगे लास्ट में एंड रिजल्ट में आपको पता चलेगा कि वो इक्वल क्यों होना चाहिए। अगर इक्वल होता है तो वो मॉडरेटर जो है वो बेस्ट ऑप्शन है उसकी मोशन को मॉडरेट करने के लिए या कम करने के लिए। तो देखो क्या है, पहले मैं EF ओवर में EI लिख देती हूँ, m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 कोस थीटा ओवर में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब लेते हैं हम केस फर्स्ट। केस फर्स्ट मैंने क्या लिया, मैंने मान लिया कि थीटा की वैल्यू है 0। वही केस कराने, तो थीटा मैंने ले लिया 0। अगर थीटा की वैल्यू 0 है इसका मतलब क्या हुआ, EF ओवर में EI क्या हुआ, m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 इंटू कोस 0। कोस 0 की वैल्यू क्या है 1, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। कोस 0 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब यहाँ क्या बन गया, 1 है, तो इसका मतलब यहाँ क्या बन चुका है, m1 प्लस m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 इंटू 1 है, तो 1 तो 1 रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जो मास m1 पार्टिकल का मास यानी कि जो न्यूट्रॉन है वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ कोई मॉडरेटर पड़ा है जिसकी वेलोसिटी है u2, तो वो इससे टक्कर पता है कैसे करेगा, इस तरीके से। ये मास सेम है, ठीक है, तो वो इस तरीके से टक्कर करेगा कि दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 हो जाए। ऐसी टक्कर को स्पर्शी टक्कर भी बोलते हैं। यही होगा जब एंगल 0 होगा। एंगल 0 होने का मतलब क्या है, वो एक दूसरे को टच करेंगे, ये मास जो है छोटे बड़े होंगे वैसे सेम रहेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, EF ओवर में EI इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर ओवर में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर यानी कि 1। तो यहाँ से क्या पता चला,
ई आई जो है वो ई एफ के इक्वल है। हमें क्या करना है, उसकी मोशन को, न्यूट्रॉन की मोशन को स्लो डाउन करना है, जबकि यहाँ तो एनर्जी फाइनल और इनिशियल सेम आ गई। मतलब क्या है, उनके बीच में ऐसे तो टक्कर नहीं होनी चाहिए। अगर स्पर्शी टक्कर हो रही है तो एनर्जी तो कहाँ पे रिड्यूस हुई नहीं, एनर्जी नहीं कम हुई, तो स्लो डाउन कहाँ से हो गया, न्यूट्रॉन का नहीं हुआ ना। तो मतलब क्या है, ये वाला काम तो नहीं होना चाहिए। तो अब हम लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड देखो क्या लेते हैं, हम मान लेते हैं कि थीटा जो है वो 180 है। 180 का मतलब क्या है, m1 वाला इस तरीके से है u1 और m2 पार्टिकल u2 वेलोसिटी से, जो कि है तो 0, इस तरीके से पड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं कि ये इसके साथ आकर के कैसे टकराए, यूं टकरा जाए। मतलब एक टाइप से मैं मान लूं कि दोनों की मोशन कैसी हो, ये इस साइड से मूव कर रहा है, हालांकि इसकी वेलोसिटी तो 0 ही है, लेकिन दोनों के बीच में एंगल क्या अपोजिट हो जाए, 180 का हो जाए। तो उस केस में देखो क्या होगा, अगर एंगल 180 हो रहा है तो ई एफ ओवर में ई आई इज इक्वल्स टू m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 इंटू कोस 180 डिग्री ओवर में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो -1 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2m1 m2 हो जाएगा, माइनस का 2m1 m2 प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। तो ये किसकी होल स्क्वायर होगी, a माइनस b की। तो m1 माइनस m2 का मैं होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, और डिवाइड में मेरे पास क्या पड़ा है, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर ई एफ ओवर में ई आई। काम क्या करवाना है, न्यूट्रॉन की मोशन को कम करना है, स्लो डाउन करवाना है। तो अगर मैं ये मान लूँ कि इफ m1 इक्वल्स टू m2, तो इन दोनों का माइनस क्या है, 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई एफ ओवर में ई आई इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या है, जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल एनर्जी, मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, ई एफ, वो भी 0 हो गई। और यही पर्पस था मॉडरेटर से, जो फाइनल वेलोसिटी है उसको क्या करवाना है, मॉडरेटर से कम करवाना है, स्लो डाउन करवाना है, मंदन करवाना है। तो एनर्जी कम हुई, मतलब वेलोसिटी भी कम हुई, क्योंकि होती क्या है, हाफ m1 v1 स्क्वायर, वेलोसिटी भी 0 हुई, तभी एनर्जी 0 हुई है, क्योंकि मास तो पार्टिकल का टकराने के बाद भी रहेगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो न्यूट्रॉन है उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर के आणविक द्रव्यमान वाले पदार्थ को ही मंदक के रूप में यूज करना चाहिए। और वैसे पदार्थ हैं कौन से, H2, B2O एंड ग्रेफाइट। और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होने के कारण इसका यूज जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, इसीलिए हाइड्रोजन का यूज नहीं करते इन द फॉर्म ऑफ मॉडरेटर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि मॉडरेटर से किसी न्यूट्रॉन की मोशन को स्लो डाउन करवाना। तो नेक्स्ट टॉपिक इसका रॉकेट रह गया इस यूनिट का, वो हम नेक्स्ट वाले क्लास में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।